नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको सुभद्रा कुमारी जी लिखित कहानी गौरी का पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत करती हूँ। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही वे फिर जाकर गौरी के आसपास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ शिकायतें भी दायर करनी थी, जो पिता के पास बैठकर नहीं कर सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं देते। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर जाते हैं, दिन भर नहीं आते। बाबू अच्छे नहीं है। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यही रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यही रह जाया करो, बाबू को जाने दो, ठीक है ना? काफी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूंगा, नहीं तो शाम की ट्रेन नहीं मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसीलिए देखने को आना नहीं चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोली, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ, कल जेल में। मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह करने को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कहकर वे स्वयं हंस पड़े। राधा कृष्ण ने मन ही मन सोचा, मेरी बेटी इनके बच्चों की दाई बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना ज्यादा पसंद करूंगी। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। झूठी सही, यदि राधा कृष्ण एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस, मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिख कर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्य को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वो भी नहीं रही। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी, और बच्चे भी सदा माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधा कृष्ण को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की माँ पुराने ख्याल की है, वे बिना जन्म पत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, अतएव आप अपनी जन्म पत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह विवाह नहीं करने का केवल एक बहाना मात्र है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्म पत्री भेज दी।
जन्म पत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी आ गया कि जन्म पत्री नहीं मिलती, इसलिए विवाह नहीं हो सकेगा, क्षमा कीजिएगा। बाबू राधा कृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समझ में गौरी के बहुत ही योग्य था। धनवान ये भी अधिक नहीं थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर नहीं थे, बदशक्ल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की भी सुंदरता कहाँ देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक नहीं थी, यही कोई 24-25 साल। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते ही क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिशाह धन्यवाद दिया, जिसकी कृपा से ऐसा अच्छा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधा कृष्ण जी की यही तो एक बेटी थी। वे बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे देर से शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी बहुत खुश थी। उसकी आंखों में यह दृश्य झूलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने आए हैं, किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आ जाते और याद आ जाती उनकी वो प्यारी प्यारी भोली भोली बातें। बच्चों की देख रेख करने वाला वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचती, ओ दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे, पर गौरी से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती। साथ ही याद आ जाते विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें नायब तहसीलदार की नौकरी नहीं मिल जाती। मिलते क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना। दूसरी ओर थे उसके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम, अपने ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र से निरीह देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में भी संकोच या हिचक नहीं होती थी। जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े दिए जाते और ये दुम हिलाते हुए निंद्य से निंद्य कर्म करने में भी संकोच या लज्जा नहीं महसूस करते थे। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके इन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। वह रात दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती थी। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी नहीं करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी नहीं कहने देती। जो जो विवाह की तिथि नजदीक आती, गौरी की चिंता बढ़ती ही जाती थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले यकायक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ हट गया हो। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता लग गया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते।
कितनों को सजा होती, कहीं लाठीचार्ज, कहीं 144। सरकार की दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को चिंता थी उन बच्चों की। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तभी से उसे फिक्र थी कि न जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाए और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें कौन देखेगा। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती, कानपुर का समाचार तो और भी ध्यान से देखती थी। इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रही, फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी माँ। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी ने कहा, माँ वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों जैसी। गौरी बोली, नहीं माँ, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ माँ। बच्चों को तो तुम जानती ही हो। उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई। माँ मुझे जाने दो माँ, बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे जाना पड़ेगा माँ। माँ मुझे जाने दो। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है कभी छोड़ती नहीं है। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध नहीं कर सकी। बोली, पर तेरे बाबूजी तो बाहर गए हैं, उन्हें तो आ जाने दो। गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट नहीं होगा, अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। अपनी सजा पूरी करके सीताराम घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने बच्चों को एक बार भी नहीं देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर बच्चों की चिंता उन्हें लगातार बनी ही रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी? सो सीताराम जी जानते थे, पर विवशता थी, क्या करते। सवेरे सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चल दिए। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। न जाने किस हालत में हो। वे चोरों की तरह चुपके घर में घुसे। परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे खड़े रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पदधूलि माथे से लगा ली और अपने आप को धन्य समझा। यहीं पर कहानी खत्म होती है दोस्तों। इस कहानी में हमने देखा कि गौरी एक सशक्त आदर्श भारतीय नारी है, जो दृढ़ निश्चय है और विवेक बुद्धि से सोचने की क्षमता रखती है और अपने स्नेह, त्याग, वात्सल्य, ममता से भारतीय स्त्री के गौरव को महामंडित करती है। दोस्तों, आपने यह कहानी सुनी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।